हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंफर्मेशंस के बारे में। हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि जब भी किसी कायरल सेंटर की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो दो टाइप से लिखते हैं। फर्स्ट होती है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और दूसरी होती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कायरल सेंटर को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला से। पहला है सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला और दूसरा क्या है, न्यूमान रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए कंफर्मेशंस होते क्या है। तो कंफर्मेशन की बात करें तो पहले है इनकी रिप्रेजेंटेशन, एक होता है न्यूमान प्रोजेक्शन और सेकंड होता है सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। ये दो तरीके होते हैं किसी भी कंफर्मेशन को दिखाने के। कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जब भी अगर मैं बात करूं किसी भी सिस्टम के बारे में, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक इथेन का। इथेन होती है CH3 ये जो है वो है फर्स्ट वाला कार्बन। इसे मैं फर्स्ट लेबल कर देती हूँ, ये फर्स्ट कार्बन है और इस पे जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है। और ये है सेकेंड वाला कार्बन जो ये है, इसे फर्स्ट कहेंगे, इसे सेकंड कहेंगे। इस पे भी क्या जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये फ्री रोटेशन करते हैं और अपने क्या करते हैं, जगह को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे इस कार्बन पे प्रेजेंट ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये अपनी स्टीरियो चेंज नहीं करेंगे, मतलब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। और जो कौन से वाले हैं, ये जो कार्बन से अटैच है ये भी क्या नहीं करेगा, अपनी स्टीरियो को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो कंफर्मेशंस होते हैं एक तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं। और ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं, एक तो होते हैं क्या, स्टगर्ड, और दूसरे होते हैं न्यूमान एक्लिप्स्ड। दो तरीके के क्या होते हैं, कंफर्मर्स होते हैं, एक होता है स्टगर्ड और एक होता है एक्लिप्स्ड। स्टगर्ड का मतलब क्या होता है, स्टगर्ड का मतलब ये होगा कि अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे जो पोजीशन है किसकी, हाइड्रोजन की, और ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसके हाइड्रोजन की जो पोजीशन है एक दूसरे के 180 डिग्री पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, मैं लेबल कर देती हूँ, ये है HA तो ये भी HA होगा। अगर ये HB है तो इधर वाला HB, और ये HC है तो ये होगा HC। ये क्या है, एक स्टगर्ड कंफर्मेशन है किसका, एक्लिप्स्ड का। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन्स हैं जिसे मैंने HA कहा है ये क्या होना चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर का मतलब होता है 180 डिग्री पे होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री पे प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टगर्ड फॉर्म कहेंगे, स्टगर्ड फॉर्म कहेंगे। और जब भी हम क्या करते हैं, दोनों कार्बन को हम क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, शो कर पाएंगे, तो उसे कौन सा रिप्रेजेंटेशन कहेंगे, तो उसे कहेंगे सोहार्स। ये है एक सोहार्स रिप्रेजेंटेशन। और जो फॉर्म है वो कौन सी है, तो ये फॉर्म है स्टगर्ड फॉर्म। ये हो गया फर्स्ट के बारे में। अगर मैं इस स्टगर्ड फॉर्म की क्या बनाऊं, न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाऊं, यानी न्यूमान अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, तो ध्यान रहे कि हमेशा जो क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन होगा उसे तो हम करेंगे डॉट से शो। ये है फर्स्ट कार्बन जिसे हम कह रहे हैं C1, जैसे CH3 और CH3 एक एथेन का मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये है C1, इसे मैं कह रही हूँ ये C1 है। और जो सर्कल है वो है C2। जब हम दोनों कार्बन को देख नहीं पाते, अब ये जो C2 है वो पीछे प्रेजेंट है बिल्कुल, तो हम इसको देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब है हम इसका क्या देख रहे हैं, एक फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसको सामने से देख रहे हैं। लेकिन इस वाले को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंगल से देख रहे हैं, यानी मुझे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो ये सोहार्स रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मुझे एक ही कार्बन नजर आ रहा है तो ये कौन सा है, न्यूमान प्रोजेक्शन है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे स्टगर्ड फॉर्म बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे स्टगर्ड बनाने के लिए ये जो हाइड्रोजन है, ये फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब मुझे क्या करना है, इस वाले को इसके पीछे बनाना है, तो इसके पीछे वाला ये सर्कल है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, तो ये हो गया HA हो गया, ये वाला HA है। अगर बात करें
ये कौन सा है, C है, ये B है, और ये वाला B है, और ये वाला क्या है, C है। यानी एक दूसरे के क्या है, ये एंटी पेरिप्लेनर मतलब बिल्कुल अपोजिट में प्रेजेंट है। देखिए B वाला इधर प्रेजेंट है और C वाला जो है लास्ट वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल अपोजिट में। तो ये कैसी फॉर्म है, पहली बात तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, तो इसे कहेंगे न्यूमान। ये है न्यूमान। जब हम एक ही कार्बन को देख पाते हैं तो उसे कहते हैं न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और अगर मैं कहूं कि जो हाइड्रोजन है या जो भी ग्रुप है उनकी पोजीशन अगर 180 पे है, यानी एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर अगर वो प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टगर्ड फॉर्म कहेंगे। ये कैसी फॉर्म है, एक स्टगर्ड फॉर्म। ये किसके बारे में बात हो चुकी है, स्टगर्ड फॉर्म के बारे में, कि जब भी कोई एटम या हाइड्रोजन एक दूसरे के 180 पे प्रेजेंट होंगे तो उसे स्टगर्ड फॉर्म कहेंगे। और अगर वो 180 पे प्रेजेंट नहीं है, यानी उनके बीच का एंगल 180 नहीं है या फिर क्या है 0 डिग्री है, तो ऐसे में उसे हम क्या कहेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। तो अब बात करते हैं किसकी, एक्लिप्स्ड फॉर्म की। सेकंड है एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म का मतलब है कि जो एंगल होगा ना, डाईहाइड्रल एंगल, यानी दोनों एटम या फिर ग्रुप के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, वो होगा 0 डिग्री। अगर वो एंगल 0 डिग्री है, यानी एटम के पीछे एटम प्रेजेंट होगा या एटम के साइड एटम प्रेजेंट होगा, तो उसे कहेंगे उनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। उसे क्या कहेंगे, एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। अब मेरे पास दो रिप्रेजेंटेशन है, एक है सोहर्स और दूसरी क्या है, दूसरी है न्यूमान। दूसरी न्यूमान है। अब इनको रिप्रेजेंट करते हैं इनकी एक्लिप्स्ड फॉर्म में। तो सोहार्ट्स क्या होता है, जिसमें दोनों कार्बन हमें दिखाई देते हैं, उसे कहेंगे क्या, सोहार्ट्स। ये लीजिए। अब की बार है ये इस कार्बन पे मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे किसकी, वही सेम इथेन की बात कर रहे हैं। इथेन का कंफर्मेशन देख रहे हैं सबसे पहले। तो इथेन में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन। ये भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब बात करते हैं, इनको लेबल करते हैं। ये अगर HA है तो ये भी HA है ऊपर वाला, ये अगर HB है तो ये भी HB है, और अगर ये HC है तो ये भी क्या है, HC। यानी अगर एटम के पीछे एटम प्रेजेंट होगा, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो क्या होगा, अगर इसको हम यहां से देखेंगे तो क्या होगा, इस कार्बन पे जहां पे HA लगा हुआ है, जस्ट इसके पीछे क्या लगा हुआ है, HA लगा हुआ है। यानी दोनों एटम के बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो 0 डिग्री एंगल है, वो है एंगल 0 डिग्री का। इसका मतलब ये कैसी फॉर्म है, एक्लिप्स्ड है। दोनों कार्बन को देख पा रहे हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन कैसा है, सोहार्ट्स रिप्रेजेंटेशन है। अब न्यूमान की बात करते हैं। न्यूमान कहता है कि जब हम फ्रंट कार्बन को ही देख पाते हैं तो उसे न्यूमान प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। अब न्यूमान के लिए पहले कार्बन पे मैंने ये हाइड्रोजन्स बना दिए हैं, इसे HA कहेंगे, ये HB है और ये है HC। ठीक है, फ्रंट वाले कार्बन पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, उसे हम डॉट लाइन से दिखाएंगे। ये बिल्कुल पीछे ही है, बोर्ड पे दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2D में है, तो ये जस्ट इसके पीछे ही प्रेजेंट है। तो ये HA है, ये HB है और ये है HC। अब इसको क्या कहेंगे, इसे भी हम एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे कि दोनों HA के बीच का जो एंगल है, यानी डाईहाइड्रल एंगल है, वो 0 डिग्री है, बिल्कुल पीछे ही प्रेजेंट है। और अगर बात करें सिर्फ फ्रंट कार्बन ही मुझे दिखाई दे रहा है तो इसे कहेंगे न्यूमान, और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसे एक्लिप्स्ड फॉर्म कहेंगे। तो हमने कंफर्मेशन यानी जो कंफर्मर होते हैं दो टाइप की फॉर्म में पढ़े हैं, एक होते हैं स्ट्रगर्ड और एक होते हैं एक्लिप्स्ड। फिर हमने इनका रिप्रेजेंटेशन देखा है, कौन से न्यूमान होते हैं और कौन से सोहार्ट्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से जो स्ट्रगर्ड वाले होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होंगे या फिर एक्लिप्स्ड वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। एक फॉर्म है स्टगर्ड और दूसरी है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टगर्ड के बीच का जो डाईहाइड्रल एंगल है वो 180 डिग्री का है, अपोजिट है, और यहाँ पे जो डाईहाइड्रल एंगल है वो है 0 डिग्री का। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो यहाँ 3 फैक्टर काम करते हैं।
फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है क्या, एटम टू एटम, यानी जो एटम और एटम के बीच का इंटरेक्शन है वो। अगर एटम और एटम के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उनके अंदर टोर्सिनल स्ट्रेन का मतलब है उनके अंदर तनाव क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और अगर तनाव ज्यादा होगा तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और जो स्टेबिलिटी होगी फॉर्म की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टगर्ड फॉर्म की, तो स्टगर्ड कैसी होती है, कुछ इस तरीके से 180 पे। और अगर एक्लिप्स्ड की बात करेंगे तो ये वाली फॉर्म होती है। अब क्या होता है, इस एटम के बीच में और इस एटम के बीच में जो एंटी पेरिप्लेनर है इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम है। और अगर बात करें किसके बारे में, इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में, तो इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ क्या है, रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पे इंटरेक्शन कम होने की वजह से जो रिपल्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये एंटी पेरिप्लेनर में प्रेजेंट है। अगर रिपल्शन इंक्रीज होगा तो ये जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो एक्लिप्स्ड फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म है कौन सी, स्टगर्ड फॉर्म। रिपल्शन डिक्रीज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये है फर्स्ट फैक्टर कि एटम और एटम के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतने ही क्या होगा, टॉर्सिनल स्ट्रेन, यानी उनका तनाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर तनाव ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी और लास्ट में उस फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसीलिए जो स्टगर्ड फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इंटरेक्शन कम होगा। और अगर बात करें किसके बारे में, एक्लिप्स्ड में, तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में, दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। सेकंड फैक्टर है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर क्या होगा, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, रिपल्शन इंक्रीजेस। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्सिनल स्ट्रेन, यानी इनके बीच में जो तनाव है वो ज्यादा होगा। और अगर तनाव ज्यादा हो रहा है तो उस फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो जाएगी, जबकि उस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्टगर्ड और एक्लिप्स्ड के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये है एक एक्लिप्स्ड फॉर्म और दूसरे वाली है, ये है स्टगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्या है, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर का मतलब है ये जो बॉन्ड बन रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। वैसे ही इस हाइड्रोजन के भी क्या होंगे, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल पीछे ही तो प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, इंटरेक्शन होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा इनके बीच में, ये क्या करेंगे, उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इस फॉर्म की, कौन सी है ये फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म है। एक्लिप्स्ड फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है और ये भी बॉन्ड पेयर है, एक दूसरे से बहुत दूर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट है। तो इंटरेक्शन कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और इस फॉर्म की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये दूसरा फैक्टर है जो कहता है कि जो स्ट्रगल्ड फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है किससे, एक्लिप्स्ड फॉर्म से। अब लास्ट में है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग रिपल्शन।
थर्ड फैक्टर है बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। अब ये होता क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं हम स्टगर्ड फॉर्म। ये है एक स्टगर्ड फॉर्म। स्टगर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इथेन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब क्या होगा, बॉन्डिंग का मतलब है कि ये है कौन सा ऑर्बिटल, ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बिल्कुल अपोजिट में होता है, एंटी का मतलब अपोजिट। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इस वाले का क्या है, इस वाले का अगर ये बॉन्डिंग है तो ये क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो ये क्या है, इसका सिग्मा स्टार है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार, यानी इसका मतलब ये है इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, इसके बीच में सिग्मा स्टार और सिग्मा स्टार इंट्रैक्शन हो रहा है। इंट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, ये रिपल्शन को डिक्रीज करेंगे। अगर रिपल्शन डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगी, इस फॉर्म की स्टेबिलिटी, फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में, ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म और यहां पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन्स, ये हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। अब क्या होगा, इसका जो एंटी बॉन्डिंग है ये वाला है और इस वाले का एंटी बॉन्डिंग ये वाला है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। जब भी सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। याद रहे, जब सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में इंटरेक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस फॉर्म की स्टेबिलिटी ऑफ एक्लिप्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने 3 फैक्टर पढ़े हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टगर्ड की ज्यादा होगी कि एक्लिप्स की ज्यादा होगी। सबसे पहले होता है कि एटम और एटम के बीच में इंटरेक्शन, एटम और एटम के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी और उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। एक्लिप्स में हमें पता है कि ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में सेकेंड, सिग्मा से सिग्मा स्टार यानी बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं सिग्मा स्टार टू सिग्मा स्टार इंटरेक्शन की, तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और उस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और थर्ड पॉइंट था किसके बारे में, थर्ड पॉइंट था बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बारे में। बॉन्ड पेयर जितना ज्यादा रिपल्शन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब एक्लिप्स में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि स्ट्रगर्ड की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारे सामने क्या है, 3 फॉर्म प्रेजेंट है। तो पहले में अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो स्ट्रगर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, एक्लिप्स्ड से। और सेकंड बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो एक्लिप्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है जबकि स्टगर्ड की क्या होगी, कम होगी। तो हम एक बनाते हैं इससे ग्राफ प्लॉट करते हैं। इथीन का, इथीन में हमने देखा कि 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है स्टगर्ड और एक होती है एक्लिप्स्ड। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी ज्यादा होती है जबकि स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इनके बीच में बनाते हैं दोनों के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पे हम इस एक्सिस पे रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को और यहाँ रखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये है ग्राफ। अब क्या होगा, ये फॉर्म कौन सी है जिसमें एनर्जी कम होगी, तो ये है एक स्टगर्ड फॉर्म।
क्या इस स्टैगर्ड फॉर्म को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं क्या? यहाँ पे ये रही स्टैगर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी पोटेंशियल एनर्जी दूसरे नंबर पे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? एक्लिप्स्ड की। एक्लिप्स्ड के स्ट्रक्चर बना देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, वैसे ही ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे फिर से क्या होगी? एक्लिप्स्ड फॉर्म होगी, तो ये हो जाएगी फॉर्म कुछ इस तरीके से, ये चेंज हो जाएंगे रोटेशन करने की वजह से। अब क्या होगा, ये जो गैप है, इस गैप को ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर। अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा तो एक्लिप्स्ड की होगी और फिर किसकी होगी? स्टगर्ड की होगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए किसके बारे में? स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी जो होगी वो स्टगर्ड की ज्यादा होगी और एक्लिप्स्ड की कम होगी। ये हो गई बात। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की। यहाँ पे जब इस ग्राफ को बनाते हैं तो इस पॉइंट पे तो हमें पता है एक्लिप्स्ड दिखाई दे रहा है और इस पे क्या दिखाई दे रहा है? स्टैगर्ड। लेकिन ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहां से यहां तक, ये वाले पॉइंट, ये किसको बताते हैं? तो एक नई फॉर्म आती है यहाँ पे जिसका नाम है गॉस फॉर्म। गॉस फॉर्म का मतलब होता है कि अगर मेरा डाईहाइड्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री है। 60 का मतलब क्या होगा? 60 का मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये वाली स्ट्रक्चर तो ऐसी है, बस थोड़ा सा टिल्टेड होगा और ये बन जाएगी कुछ ऐसे। ये क्या है? ये है एक गॉस फॉर्म। तो गॉस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? स्टैगर्ड से तो कम होगी, लेकिन एक्लिप्स्ड वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इनके बीच में क्या होते हैं? इंट्रैक्शन तो होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, इंट्रैक्शन तो यहाँ पे होंगे, लेकिन एंगल ज्यादा होने की वजह से, किससे? 0 डिग्री से ज्यादा एंगल होने की वजह से यहाँ पे इंट्रैक्शन कम होंगे कंपेयर टू किसके? एक्लिप्स्ड फॉर्म के। इसीलिए जो गॉस फॉर्म होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? ये गॉस फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब है अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो एक्लिप्स्ड की सबसे ज्यादा, गॉस फॉर्म की सेकंड पे और स्टैगर्ड की सबसे कम, और इसका अपोजिट ऑर्डर किसके लिए हो जाएगा? स्टेबिलिटी के लिए हो जाएगा। आज हमने कंफर्मेशन किसका पढ़ा है? एथेन के बारे में पढ़ा है। एथेन में हमने 2 कंफर्मर्स पढ़े हैं, एक एक्लिप्स्ड और दूसरा स्टैगर्ड। साथ ही साथ इनकी रिप्रेजेंटेशन देखिए न्यूमान और एक्लिप्स्ड के बारे, न्यूमान और सोहार्स के बारे में। फिर हमने क्या किया है? हमने देखा है कि कौन सी फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है या फिर गॉस फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है? ज्यादा स्टेबल होती है। हमने 3 फैक्टर के अकॉर्डिंग देखा कि स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है? वो एक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। उसके 3 कारण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने एक प्लॉट भी किया और उसमें क्या किया? पता किया कि भाई इस तरीके से क्या बनेगा? एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में ग्राफ बनेगा। फिर हमने गॉस फॉर्म की भी चर्चा की। गॉस फॉर्म क्या होती है? जब मेरा डाईहाइड्रल एंगल कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए, तो इंट्रैक्शन कम होगा 0 डिग्री से, लेकिन 180 से तो ज्यादा होगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गॉस की क्या हो जाएगी? मीडियम में आ जाएगी, और स्टैगर्ड की सबसे कम होगी, एक्लिप्स्ड सबसे आगे होगा। और यही इनकी स्टेबिलिटी का रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले जो स्टैगर्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर गॉस की, और सबसे लास्ट में एक्लिप्स्ड वालों की क्या होती है? सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। तो आज हमने पढ़ा किसका कंफर्मेशन? इथेन का कंफर्मेशन, और साथ ही साथ हमने बात की है इनके स्टेबल कंफर्मर की और नॉन स्टेबल या फिर लेस स्टेबल कंफर्मर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।